चलो आगे चलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ, लेकिन उससे पहले जो पीछे रिएक्शंस हुई है उनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में शुरू करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो ये वाला पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जो भी है ये ए प्रोडक्ट है, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये रेड हॉट आयरन ट्यूब मतलब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। हमने जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देखा था वो इथाइन का था, 2 कार्बन वाले का। अब ये है तुम्हारा प्रोपाइन, इसका थोड़ा अलग होगा, राइट। अब याद रहे कि ये जो ग्रुप है ये रिंग के अंदर नहीं आता, बेसिकली ये होगा ऐसे। मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, देखो जरा। प्रोपाइन को जैसे हमने इथाइन को किया था, इथाइन को कैसे किया था, इस तरीके से किया था कुछ, है ना। हाइपोथेटिकली तुमको मन में क्या करना है, एक छोटा सा ऐसा हो सकता है कि तुम पेंसिल से ऐसे बेंजीन निकाल लो, बिल्कुल ही थिन। देखो जरा, समझो मैं क्या कर क्या रहा हूं, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं। पहले तो तुम ऐसी एक रिंग निकालो, क्योंकि बेंजीन की रिंग ही फॉर्म होने वाली है, और इसके ऊपर इथाइन को हमको लगा देना है। इथाइन को किस तरीके से, ये कार्बन, फिर इधर कुछ नहीं, डायरेक्ट इधर कार्बन। कार्बन तो सभी तरफ है, इधर 6 कार्बन होंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट रहेंगे, राइट। ये ऐसे, राइट। ये तो हमने बस स्ट्रक्चर के लिए निकाला था, तो इसको तुम मिटा भी सकते हो, राइट। इस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से। ये तो बात हो गई इथाइन की, लेकिन अभी हमको क्या दिया गया है, अरेंज करने के लिए हमने हेक्सागोन निकाला था, राइट। अभी हमको दिया गया है प्रोपाइन। सो एक एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा देना, एक एक कार्बन एक्स्ट्रा हर एक के ऊपर। तो इसको ऐसा CH3, इसको ऐसा CH3, और इसको ऐसा CH3, राइट। तो रिंग के अंदर यही आएंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड वाला sp3 कार्बन रिंग के बाहर रहेगा, और ये फॉर्म करेंगे बेंजीन की रिंग, ये फॉर्म करेंगे बेंजीन की रिंग, राइट। देखो इधर, तो सिंपल बात है, क्या है, इधर डबल, इधर सिंगल बॉन्ड आएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। हमने देखा था किस तरीके से होता है, ये कैसे होता है। इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, और इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, फिर इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर का इधर आएगा, इधर का इधर आएगा, इधर का इधर आएगा, राइट। इस तरीके से ये पूरा बेंजीन ही फॉर्म होता है। इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड, जहां पे बॉन्ड नहीं था वहां पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और ये, और कौन से कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इस वाले पे मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद यहां थोड़ी गलती नहीं हुई, अल्टरनेट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, याद रहे। और बस इधर है, इधर है। तो ये है तुम्हारा प्रोडक्ट, राइट। 1,3, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ट्राई मिथाइल बेंजीन ये इसका नाम है। अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो पहचानने, ये इंपॉर्टेंट बात है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट। तो भाई देखो सिग्मा बॉन्ड है कहां कहां पर। अब मैंने हाइड्रोजन नहीं निकाले कहीं कहीं, तो वो भी निकालो पहले। इसको जो चाहिए एक्स्ट्रा वाला हाइड्रोजन, इसके ऊपर तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, राइट। इधर एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन, राइट।
अब हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड सिग्मा ही होते हैं, तो इधर 3 सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन ये तो एक है, एक, फिर ये 3, फिर ये एक, कार्बन के साथ हाइड्रोजन वाले बॉन्ड सिग्मा है, इधर 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये एक है। चलो इतना तो हो गया। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बची, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई रहता है, तो टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं देखो, 4 3 12 और 6 18, so there are 18 sigma bonds. This is your correct option, right? चलो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई ए बी सी, इसे हम पजल कहते हैं। चलो पजल देखेंगे, इतने बड़े पजल तो नहीं आते लेकिन फिर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमको, इसलिए ले रहा हूं मैं। तो सबसे पहले देखना है कि क्या है, कहां से क्या है। ये तो तुम्हारा इथीन है, इथीन का हेलोजिनेशन दिख रहा है मेरे को, ये तो हेलोजन चाहिए, ब्रोमीन। हेलोजिनेशन के बाद ये क्या दिख रहा है देखो, ओहो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हुआ है, क्या निकल के गया है, एक ब्रोमीन निकल के गया इधर से और इधर का एक हाइड्रोजन निकल के गया है। सो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ये कौन करता है, अल्कोहलिक KOH कर सकता है या फिर सोडामाइड भी कर सकता है। इसके आगे भी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ही है, ये हेलोजन निकल गया और इधर का एक हाइड्रोजन निकल गया, मतलब -HBr, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, एलिमिनेशन। अब ये एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH नहीं कर सकता, पहली स्टेप का कर सकता है, लेकिन दूसरी स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करना इधर वाला, मतलब अभी इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कार्बन sp2 है, sp2 ऑर्बिटल शॉर्ट होते हैं इसलिए उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको विनाइल अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, विनाइल। विनाइल मतलब जब sp2 कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। तो ये कौन है, ये कौन है भाई, ये तो इथाइन है। और इथाइन से क्या बना, इथाइन से बना है आपका ये, कौन है ये, फॉर्मल्डिहाइड। कौन है ये, सॉरी एसिटाल्डिहाइड, मतलब इथेनॉल, इथेनॉल। तो ये कैसे बनता है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहली स्टेप में हम वाटर को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ एंड Hg2+, कुछ इनॉल बनता है और उसका फिर रीअरेंजमेंट यानी आइसोमराइजेशन होके ये इथेनॉल बनता है, टॉटोमराइजेशन या फिर आइसोमराइजेशन होके। इस तरीके से ये पूरा पजल है। ओके, उसी तरीके से दूसरा पजल देख लेते हैं, जरा रिएक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, ए से शुरू करेंगे। इधर है तुम्हारा ये क्या है, इथाइन है। इथाइन से प्रोड्यूस क्या हो रहा है, बेंजीन हो रहा है, तो ये तो तुम्हारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हम क्या करते हैं, रेड हॉट आयर्न ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, रेड हॉट आयर्न ट्यूब। और टेम्परेचर कितना रहता है, 800 कुछ तो रहता है, 873 केल्विन, राइट। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, बस बात खत्म। उसके बाद बी क्या है, ये देखो बी मतलब क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर एक मॉलिक्यूल HBr का ऐड होता है तो तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में होगा और इधर ब्रोमीन आएगा और इधर हाइड्रोजन आएगा। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया है कि 2, पता नहीं, डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कौन से दिए। अगर यहाँ पे ऐसे 2 मॉलिक्यूल दिए होते तो पहला मॉलिक्यूल ऐड होने पर ये और दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होने पर अब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। पहली स्टेज में नहीं क्योंकि दोनों के दोनों कार्बन सेम है, लेकिन दूसरी स्टेज में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कम हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन उसी जगह पर जाएगा, मतलब उसी कार्बन पर। हमने देखा है कि जेमिनल डायहैलाइड्स फॉर्म होते हैं, तो इधर एक ब्रोमीन, इधर एक ब्रोमीन और इधर और एक हाइड्रोजन, मतलब ये पूरा का पूरा CH3 बन जाएगा।
सो जेमिनल डाइहैलाइड फॉर्म होता है। अब बी कौन है, ये है कि ये है, ये तो डिपेंड करेगा ऑप्शन कौन से दिए एग्जाम में। और या फिर अगर इधर ऐसा 2 HBr दिया है तो डेफिनेटली यही है, लेकिन अगर सिर्फ HBr दिया है तो उनका मतलब कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे पजल में स्टोइकियोमेट्री को मेंटेन नहीं किया जाता, तो ऑप्शन देख के हमको ये करना है। अगर ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही HBr दिया है तो ऑफकोर्स इसको ही करेक्ट करना है, दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर 2 HBr दिया है तो इसको करेक्ट करना है, राइट। और अगर कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको करेक्ट कर देना है, राइट। ओके, अब उसके बाद है सी। ओके देखो इधर ये तो सीक्वेंस से पता भी चलता है कि एक HBr है और इसके आगे इधर सी के लिए और एक HBr दिया है, इसका मतलब है कि बी यही है तुम्हारा, राइट। अब इसके ऊपर और एक बार HBr ऐड करना, मतलब जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है, तो यही तुम्हारा प्रोडक्ट है, जरूरत नहीं थी इधर लिखने की, ये है तुम्हारा ये, इस तरीके से, राइट। ओके, तो यहां पे उनका एक्सपेक्टेशन था कि पहला प्रोडक्ट तुम यही दिखाओ, मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, और दूसरा है तुम्हारा डायब्रोमो डेरिवेटिव। अब डी देखो क्या है, अल्काइन से अल्कीन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब पार्शियल रिडक्शन है, पूरा का पूरा रिडक्शन होता तो अल्केन होता। पार्शियल रिडक्शन करने के लिए लिंडलार्स कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है या फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, पैलेडाइज चारकोल लिंडार्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे हम, तो पार्शियल रिडक्शन यानी एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। और ई क्या है, और आगे रिडक्शन क्या है, तो यहां पे तो पैलेडियम और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे हम। सो दिस इज पार्शियल रिडक्शन और इसके बाद ये कंप्लीट रिडक्शन। ओके, तुमको ये खुद से आनी चाहिए, अगर खुद से ये रिएक्शंस आ रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा अच्छा चल रहा है। और एक तरीके की रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, धीरे धीरे जैसे आगे चलेंगे वैसे एक एक टाइप की रिएक्शंस तुमको, एक एक टाइप के क्वेश्चंस तुमको पता चलेंगे। रिएक्शंस तो कई लोगों को आती है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। एक तो तुमको सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट पूछा जाता है, या फिर सिर्फ पजल दिया जाता है, ऐसा ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और रिएजेंट दिए जाते हैं। या फिर वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है, एन अल्कीन रिएक्ट्स विद दिस 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 प्रोड्यूसेस दिस दिस दिस, देन व्हाट इज द अल्कीन, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब विच इज मोर रिएक्टिव इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसा भी पूछा जाता है। मतलब वो तो मैकेनिज्म के ऊपर रहेंगे क्वेश्चन। तो 50% क्वेश्चन डायरेक्ट रिएक्शन के ऊपर होते हैं और 50% क्वेश्चन रिएक्शन के लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगते हैं उसके ऊपर रहते हैं। मतलब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन दिस रिएक्शन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इस तरीके के क्वेश्चन 50% रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। और 50% क्वेश्चन डायरेक्ट रिएक्शन के ऊपर, जैसे कि हम यहां पे कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कन्वर्टिंग इथाइन टू इथेनॉल। तो एक तो तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो पूरे के पूरे ऑप्शन में एक 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 लगा के देखो। ये पीडी के साथ BaSO4 मतलब कुछ नहीं, ये पैलाडाइज चारकोल, और ये पॉइजनड, मतलब ये पार्शियल रिडक्शन के लिए होता है, पैलाडाइज चारकोल ऐसे। उसकी जगह पर तुम ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, पैलेडियम पॉइजनड विथ BaSO4, दोनों चलता है, राइट। तो एक तो तुम क्या कर सकते हो कि इस इथाइन को एक एक ऑप्शन लगा के देखो, फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, क्या इथेनॉल आता है। नहीं तो फटाफट फटाफट ऑप्शन देखो और तुम सोचो दिमाग में कि क्या क्या कर सकते हो। ये कन्वर्ट करना, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो कन्वर्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है, जल्दी सूझता नहीं। हाँ कभी कभी आ भी जाता है थॉट, अगर सिंपल है तो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है तो दिमाग में आता ही नहीं कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है, राइट। सो बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे ऑप्शन नहीं रहते तो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, राइट। जैसे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन को प्रूव करना होता है, RHS इज इक्वल टू LHS, वैसा ही कुछ ये होता है डिफिकल्ट। तो तुमको पता है इथाइन को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए, वैसे इथाइन से इथेनॉल में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं रहता, ऐसे कई रास्ते हो सकते। उनमें से एक रास्ता मैं बता रहा हूं, देखो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। एक तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, एक तो क्या कर सकता हूं मैं इसको H2 के साथ
लिंडलार्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करूंगा तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, और इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट अगर कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये डायरेक्टली तुमको अल्कोहल देता है। ये होगा एक तरीका। और क्या तरीका है, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते, इसको तुम HCl के साथ रिएक्ट कराओ तो तुमको मिलेगा कुछ ये, और फिर इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो तुमको मिलता है ये, या फिर एक्वेस KOH के साथ। ये रिएक्शन अभी तुमको हुई नहीं लेकिन आगे है। तो तुमको रिएक्टेंट, इनिशियल रिएक्टेंट और ये फाइनल प्रोडक्ट, यहां पर जाने के लिए कई तरीके अवेलेबल होते हैं। एक ही तरीका अवेलेबल है ऐसा मत सोचो, अलग अलग तरीकों से तुम कर सकते हो ये काम। तो उनमें से ऑप्शन में क्या है वो देखना है। तो मुझे ऑप्शन में ये दिख रहा है, पहले H2 विथ लिंडलार्स कैटलिस्ट और उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट। तुम दूसरा काम क्या कर सकते हो, ऑप्शन एक एक अप्लाई करके देखो। तुम्हारे पास शुरू में क्या है, इथाइन है, राइट, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ये वाली थोड़ी लेंदी प्रोसीजर है। पहले तो HT ये इससे क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए अप्लाई करके देख रहा हूं मैं, H2 PDBSO4 यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उसके बाद H2O H2SO4 HgSO4। हाँ, लेकिन अल्कीन को रिएक्ट करते वक्त H2SO4 लगता है लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं होती। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये बी ऑप्शन, तुम डायरेक्टली वाटर को रिएक्ट कर रहे हो। इसको अगर ट्रिपल बॉन्ड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो हमको पता है एक ही मॉलिक्यूल ऐड होता है और उसका रीअरेंजमेंट होता है। एक ही मॉलिक्यूल ऐड होता है और उसका रीअरेंजमेंट होता है, यानी ये एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होता है, राइट, हमने देखा है। और उसके बाद NaBH4, हाँ ये सही है बिल्कुल, ये एसिटाल्डिहाइड को अगर NaBH4 तुम अप्लाई करते हो तो इसका रिडक्शन होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये अभी रिएक्शन तुमको नहीं हुई, आगे है। तो ये भी तुमको अल्कोहल दे रहा है, बिल्कुल सही है। अल्डिहाइड का रिडक्शन मतलब अल्कोहल होता है। ये हम धीरे धीरे देखने वाले हैं अगले वाले चैप्टर्स में, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, जब आएगा तब मैं बताऊंगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन जब पूरी ये ऐसे क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में आ सकते हैं, जेई में आ सकते हैं ऐसे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, नीट में भी ऐसे आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, किसी में, मतलब क्या है, ऑप्शन क्रिएट करने के लिए क्या लगता है तुमको, क्या करेंगे कुछ ऐसा, इस ऑप्शन को बना देंगे, इसको निकाल देंगे वो लोग और बोलेंगे बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। या फिर क्या कर सकते हैं, इनको हटा देंगे और यहां पे नंबर्स लगा देंगे 1 2 3 4 और इधर ऑप्शन देंगे, ऑप्शन A B C D, और यहां लिखेंगे बोथ A, B, सॉरी 1, 2 2, 4 ओनली 3 या फिर 2, 1 या फिर 2, 3, ऐसे भी हो सकते हैं। ऑप्शन के अंदर सब ऑप्शन क्रिएट करेंगे, राइट। तो फिर विच इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों सही है। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग टाइप्स रहते हैं, वो तो तुमको भी घर पे सॉल्व करना है MCQ। जब तुम बुक्स में सॉल्व करोगे तो अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के MCQ जब तुम्हारे सामने आएंगे तो तुमको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। हमेशा याद रखना है, तुम जब भी लेक्चर खत्म करते हो या फिर कोई टॉपिक खत्म होता है तो उसके ऊपर MCQ सॉल्व करने ही है तुमको, अपने अपने बुक में उस टॉपिक को देख के। पूरा चैप्टर होने के बाद नहीं करने हैं, सब टॉपिक खत्म होने के बाद उसके ऊपर के जो MCQ रहते हैं उसको सॉल्व करना है बुक में देख के, राइट। चलो आगे देखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स। और एक बार उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहां पे सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट पूछा गया है, क्लोरोइथेन टू इथाइन। याद रहे ये MCQ में भी पूछते हैं या फिर
बोर्ड में भी पूछा जाता है। बोर्ड में तुमको अपने दिमाग से लिखना होता है, बोर्ड में तुमको अपने दिमाग से क्रिएट करना होता है। यहां पे तो ऑप्शन देख के कुछ तो कर सकते हो तुम। देखो अगर तुम्हारे पास, देखो मैं अभी ऑप्शन को देख के कैसे करता हूं। तुमको कन्वर्ट करना है क्लोरोइथेन को इथाइन में। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन कैसा है क्लोरोइथेन तुम्हारा? क्लोरोइथेन यानी CH3CH2Cl। चलो फटाफट देखते हैं पहला ऑप्शन क्या बोलता है। एक्वेस KOH है तो ये कन्वर्ट होगा तुम्हारा CH3CH2OH में अल्कोहल। अब अल्कोहलिक KOH तो वो तो इसके साथ कुछ नहीं करता। हम हमारी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की किसके साथ है? अल्काइल हैलाइड के साथ है, अल्कोहल के साथ तो है ही नहीं। तो बात खत्म, इधर ही बात खत्म कर दो, कुछ करना ही नहीं है। आगे देखो NaNH2, डायरेक्ट NaNH2 की एक्शन है किसके ऊपर? क्लोरोइथेन। NaNH2 क्या करेगा? वो भी तो एक बेस ही है, KOH की तरह ही वो एलिमिनेशन करेगा। तो ये NaNH2 अगर ऐड कराते हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन फॉर्म होगा। जैसे अल्कोहलिक KOH काम करता है वैसे ही ये जरा स्ट्रांग बेस है। फिर उसके बाद वाटर की एडिशन, ओहो वाटर के एडिशन अगर तुम करते हो तो ये अल्कोहल बन जाता है। हाँ अल्कोहल बन जाता है क्योंकि वाटर ऐड होके अल्कोहल ही बनाता है। लेकिन वाटर को ना साथ में एसिड होना चाहिए, कैटलिस्ट, तभी ये एक्ट करता है। वाटर ऐसे यूजुअली अल्कीन के ऊपर एक्ट नहीं करता, एसिड होना चाहिए। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। तो फिर भी और कोई अच्छा ऑप्शन है क्या, देखेंगे। उसके बाद अल्कोहलिक KOH क्या है इसके साथ? अल्कोहलिक KOH कुछ नहीं करता अल्कोहल को। अल्कोहलिक KOH अल्काइल हैलाइड्स को एलिमिनेट करता है। और जिंक बोला है, अभी तो बस भले ही ये रिएक्शन हो भी जाए, अगर जिंक एक्ट करता है, ये तो मेटल है, जब भी मेटल इनके साथ रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो ये इनका साल्ट बना देता है, जो कि आपको आगे चल के रिएक्शन है। लेकिन इतना आगे जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पे रुक सकते हो, यहीं पे रुक सकते हो। ड्यू टू absence ऑफ एसिड द रिएक्शन विल नॉट गो फर्दर। अगर जा भी जाती है थोड़ी सी तो भी ये जिंक इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और तुमको फाइनली क्या चाहिए, इथाइन, वो तो नहीं मिलेगा। बस बात खत्म। अब जिंक की रिएक्शन इसके साथ क्या है वो तुमको आगे है, अभी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट लगने वाले ये पूरे के पूरे इस चैप्टर के अंदर ही है। पूरे ऑप्शन देखो पहले, अब आगे वाला देखेंगे, जरा आगे वाला देखेंगे। मैं ऑप्शन क्यों देख रहा हूं, अपने मन से क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक से ज्यादा तरीके होते हैं कन्वर्जन करने के लिए, इसलिए ऑप्शन में जो है वही देखना पड़ता है। तो पहले बोला गया अल्कोहलिक KOH, चलो भाई ये पहला तो तुम्हारे पास है क्लोरोइथेन। अल्कोहलिक KOH इसको क्या करता है? अल्कोहलिक KOH इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद तुमको क्या करना है, अल्कोहलिक KOH हो गया। अब ये ब्रोमीन Br2 क्या करता है, इसके ऊपर विसिनल डाइहैलाइड बनाता है दोनों तरफ, मतलब इधर भी Br आएगा, इधर भी Br आएगा। और ये विसिनल डाइहैलाइड जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट होते तो एक मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, तो एक डबल बॉन्ड आ जाता है, एक ब्रोमीन चला जाएगा, एक रहेगा। ऑफ कोर्स इसके ऊपर हाइड्रोजन है, मैं नहीं निकालता। और फिर इसके बाद अगर अब इसको तोड़ना है तो अब KOH नहीं काम कर सकता, लेकिन ये NaNH2 काम करता है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इसको भी ब्रेक कर देता है और तुमको मिलता है इथाइन। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस टू गेट इथाइन फ्रॉम क्लोरोइथेन। अब ये थोड़ी थोड़ी करेक्ट थी, ये तो बिल्कुल एकदम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जब भी MCQs में ऐसे दो ऑप्शन आते हैं कि एक में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है और दूसरा बहुत ज्यादा सटीक है, क्लियर है, तो बस उसको ही राइट करना है। ऐसे नहीं करना कि ये भी तो सही था इसलिए मैं ये करके आया। अरे क्यों करना है ऐसा? जो क्लियर कट दिख रहा है, मोर करेक्ट दिख रहा है, उसको करके आओ, झमेले में मत पड़ो। राइट, बाद में मैं कोर्ट चला जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करूंगा, छोड़ दो ना। तुम्हारे आगे क्लियर कट ऑप्शन है, उसको क्रिएट करो, उसको क्लिक करो। राइट, बस। उसके बाद देखेंगे HCl और Zn का क्या होता है। HCl, अरे भाई क्लोरोइथेन के ऊपर HCl की कोई एक्शन ही नहीं होती। क्या एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। डबल बॉन्ड के ऊपर HCl ऐड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर होता है। सो ये बात इधर ही खत्म हो गई। तो C इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब बोर्ड में होता तो तुमको अपने दिमाग से क्रिएट करना होता। देखेंगे आगे कैसे करते हैं। NCERT के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही मतलब ये तो एक्चुअली बहुत लेंदी क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन में हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू बेंजीन बोला गया है।
तो बोर्ड में ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, अभी तक हमने जो कन्वर्जन किया वो 2 स्टेप 3 स्टेप में हो गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंदी कन्वर्जन है। इतना दिमाग में आना, इतना सूझना दिमाग में एग्जाम में डिफिकल्ट रहता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है, राइट। एमसीक्यू में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। देखेंगे पहले, तुम्हारे पास है इथेनोइक एसिड, यानी ये COOH, मैं हाइड्रोजन नहीं निकाल रहा, कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन एज्यूम कर लो। इसको तुम्हें करना है कन्वर्ट बेंजीन में, बेंजीन यानी C6H6। चलो मुझे ये तो समझ रहा है अभी तक जितनी रिएक्शन हुई है उसके हिसाब से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन तो होना चाहिए, है ना, तभी तो बेंजीन फॉर्म होता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के लिए मुझे इथाइन चाहिए। अब इथाइन चाहिए तो कैसे जाएंगे, चलो इसको अगर तुम NaOH में कन्वर्ट करते हो तो ये CCOO यानी बनता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोडियम साल्ट को तुम एक तो डिकार्बोक्सिलेशन करो या कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस करो, कोई भी चलता है। तो मैं डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा हूं तो सोडा लाइम लगेगा मुझे, सोडा मतलब NaOH और लाइम मतलब CaO, तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, मुझे CH4 मिलता है, मीथेन। अब इसको मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो मुझे मिलेगा CH3Cl। हालांकि ऐसा मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ठीक है। 11th और 12th क्लास में ऐसे सिंपल सिंपल चीजें दी हुई होती है, पहले हम देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब इसको मैं क्या करता हूं, वुड सिंथेसिस, मतलब सोडियम ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन या फिर वुड्स सिंथेसिस। तो ये कार्बन की संख्या डबल हो जाती है और तुमको अल्केन मिलता है। चलो अब क्या चाहिए मुझे, कार्बन की संख्या 2 से तो बढ़ानी नहीं है, तो अब मैं करता हूं और एक बार क्लोरीन के साथ रिएक्ट। जैसे अल्केन आता है तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना ही एक अच्छी बात है। CH3 CH2 Cl। अब मुझे अल्काइन की तरफ जाना है, तो इसके आगे तो हमने किया है, इसके आगे तो हमने किया है क्लोरोइथेन से इथाइन, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करो तो तुम्हें मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ब्रोमीन का इस्तेमाल करो तो तुम्हें मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, सॉरी डबल बॉन्ड निकल जाएगा, इधर ब्रोमीन और इधर ब्रोमीन। इस तरीके से अब इस ब्रोमीन का क्या करो, तुम 2 बार एलिमिनेशन करो। पहला एलिमिनेशन हम करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो तुम्हारा एक डबल बॉन्ड आता है, ये विनाइल ब्रोमाइड ब्रोमीन फॉर्म होता है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है रे भाई। इधर आएगा तुम्हारा हाइड्रोजन। अब ये दूसरा वाला, ये एलिमिनेशन करने के लिए KOH काफी नहीं होता, ये थोड़ा वीक बेस हो जाता है, तो इस वीकर बेस से स्ट्रॉन्गर बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है सोडामाइड यानी NH2 सोडा अमाइड, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये कार्बन sp2 है। याद रहे हमेशा sp2 कार्बन के बॉन्ड स्ट्रांग रहते हैं देन sp3 कार्बन। ये बार बार लगने वाला है तुमको आगे चल के भी, क्योंकि sp2 ऑर्बिटल छोटा होता है। ऑर्बिटल छोटा मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड लेंथ छोटी मतलब बॉन्ड स्ट्रांग। तो चलो इधर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब बेंजीन की तरफ जाने के लिए कुछ नहीं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन यानी रेड हॉट आयर्न ट्यूब और साथ में 873 केल्विन टेम्परेचर, तो तुम्हें मिलता है इस तरीके से ये बेंजीन या फिर C6H6 हो गया। इतना बड़ा देखो, अब इतना ज्यादा तो तुम्हें दिमाग में नहीं आएगा ये। अब ये सॉल्यूशन एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन इसमें मैंने बोला ना कि अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो इधर डायरेक्टली तुम इधर से इधर आ सकते हो बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज। तो ये पूरी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं। तो बोर्ड में तुम अपने दिमाग से कुछ भी करो, बस करेक्ट वे होना चाहिए, तुम्हारा आंसर सही रहेगा। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट। अरे कुछ भी देते, देखो ये सभी के सभी क्या है, देखो जरा हाइड्रोकार्बन, एक अकेला कौन है, इथेनॉल अल्कोहल। चलो हाइड्रोकार्बन का तो क्या है, कंबशन प्रोडक्ट किसी का भी हो, फाइनल कंबशन प्रोडक्ट इनके CO2 और H2O ही है।
कंबशन का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट है उनको उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाओ, उनके ऑक्साइड्स पैदा करो, बस खत्म। अगर सल्फर है तो SO2 प्रोड्यूस होगा, SO3 प्रोड्यूस होगा, राइट। इसी को कंबशन कहते हैं और कुछ नहीं। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन कंबशन प्रोडक्ट मतलब CO2, बस इसकी बात नहीं कर रहे, उन्होंने दिया भी है, ये CO2 की बात करें। अब CO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉन्ड में हमने देखा ये लीनियर स्ट्रक्चर है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो प्रोडक्ट का हाइब्रिडाइजेशन और रिएक्टेंट का सेम होना चाहिए। तो किसका है, इथाइन का ही है। इथाइन में जो कार्बन रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो बाकी हर एक का स्ट्रक्चर निकाल के देखो, सभी के सभी हाइब्रिडाइजेशन अलग है। इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका तो sp2 है और इसका sp3 होता है। चलो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अब देखते हैं। इनको अरीन्स भी बोला जाता है, अरीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ग्रीक वर्ड है एरोमा, इसका मीनिंग है प्लीजेंट स्मेल। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है इनसे प्लीजेंट स्मेल आता है, इसीलिए इनको एरोमेटिक नाम दिया गया है। इसके की फीचर्स क्या है देखो, दे कंटेन हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स। अनसैचुरेटेड यानी बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें डबल बॉन्ड्स रहते हैं, कुछ इस तरीके से, राइट। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी रिंग रहेंगी लेकिन उसमें डबल बॉन्ड की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी, 3 3 4 4, राइट। हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स यूजुअली इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग्स। हाँ, इसमें ना एरोमेटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये बेंजीन है। बेंजीन मतलब ये 6 कार्बन वाली रिंग, ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। हालांकि दूसरे भी है लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बेंजीन के ही बने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री वाइज। डिस्पाइट बीइंग अनसैचुरेटेड बेंजीन रिंग रेजिस्ट एडिशन रिएक्शन। देखो क्या बोला है, इंग्लिश है मस्त एकदम। अनसैचुरेटेड हमने देखा है कि जहां भी डबल बॉन्ड होता है वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन बेंजीन ऐसा नहीं करता। बेंजीन इजीली एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता, मतलब ये इजीली नहीं होता डबल बॉन्ड्स गेटिंग कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड्स। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि बाकी के कंपाउंड्स में क्या होता है, सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड होता है और ये इसमें कन्वर्ट इजीली हो जाती है क्योंकि ये स्टेबल है ज्यादा और ये लेस स्टेबल है। और हमेशा रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाती है। लेकिन बेंजीन का प्रॉब्लम ये है कि ये खुद डबल बॉन्ड की ये जो ऐसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जब होते हैं तो यहां पर एक रेजोनेंस होता है, जो कि हमने बॉन्ड में भी देखा है, जीओसी में भी देखा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस नाम का फिनोमेनन होता है और इस फिनोमेनन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सो ये हाईली स्टेबल हो जाता है, हाईली स्टेबल। हालांकि डबल बॉन्ड खुद अकेला है तो वो अनस्टेबल है, मतलब कम स्टेबल है। लेकिन जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट टू सिंगल बॉन्ड आता है तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब स्टेबिलिटी कैसे देखो, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी कम है, मतलब ऐसा अगर डबल बॉन्ड है तो। लेकिन अगर ऐसा डबल बॉन्ड आता है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कॉन्जुगेशन में, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम बोलते हैं इसको यहां पे, क्योंकि रेजोनेंस होता है, यहां पे रेजोनेंस होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सिंगल बॉन्ड वालों से भी, मतलब सैचुरेटेड वालों से भी ज्यादा है। अभी तक हमने क्या देखा था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्टेबिलिटी अनसैचुरेटेड से ज्यादा है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर देता है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में हो तब उसमें रेजोनेंस आता है और उनकी स्टेबिलिटी सैचुरेटेड वालों से भी ज्यादा होती है। भले ही ये अनसैचुरेटेड है फिर भी इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस। हाँ याद रहे, लेकिन ऐसा अगर डबल बॉन्ड है तो ये नहीं रेजोनेंस दिखाता, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, अल्टरनेट होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा। तो बेंजीन में तुम अगर देखोगे तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 3 है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो यहां पे एक्सटेंसिव साइक्लिक रेजोनेंस होता है जिसे हम एरोमेटिसिटी भी कहते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो खुद के डबल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो लूज नहीं करना चाहता, इसीलिए वो एडिशन रिएक्शन को रेजिस्ट करता है। बिकॉज अगर वो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा तो उसकी जो एरोमेटिसिटी है वो चली जाएगी, और एरोमेटिसिटी
इज हाईली स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। तो इसलिए वो एडिशन रिएक्शन ना दिखाते हुए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो ये तो हो गया एडिशन। यहां पर हर एक के ऊपर हाइड्रोजन है, याद रखना है, हर एक के ऊपर है, हर कार्बन के ऊपर। इंस्टेड वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। मतलब डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर जैसे का वैसा, बस हाइड्रोजन की जगह पर कोई तो एक ग्रुप आएगा इलेक्ट्रोफाइल, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा दिखाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों, वो आगे देखेंगे हम। सो इट इजिली अंडरगोज दिस बट इट रेजिस्ट्स दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। अभी तक हमने देखा अल्केन, अल्केन अल्केन अल्काइन और बेंजीन, बेंजीन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल, रेडिकल के द्वारा। ये दोनों एडिशन दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इनको डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना है, और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये एडिशन नहीं दिखाता, सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। लेकिन कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक याद रहे। ये रेडिकल वाला दिखाता है सब्स्टिट्यूशन, कौन कौन से मैकेनिज्म से दिखाता है, क्या दिखाता है, मैंने बता दिया, राइट। ओके, एरोमेटिसिटी के बारे में तो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन जब तक अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन एक और बार देख लेते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी देखा था। मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं हूं, बस मैं आपके सामने चार्ट रख रहा हूं। तो उसमें हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहाँ आते हैं, देखो। एक तो वो साइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। साइक्लिक में भी होमो और हेट्रो दो है। तो होमोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक है। ये ऑलरेडी हमने देखा है। हेट्रो का मतलब क्या होता है कि जो ये रिंग होती है, रिंग में एक आध एटम दूसरा होना चाहिए, मतलब कार्बन की छोड़ के, ऐसा नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिंग में होना चाहिए। रिंग के बाहर है तो वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं होता, मतलब कुछ ऐसा है। ये देखो, ये ऐसा रिंग के बाहर है नाइट्रोजन तो वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं हो गया। रिंग के अंदर, रिंग के अंदर कार्बन को छोड़ के अगर रिंग का मेंबर दूसरा है, तब वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। तो एरोमेटिक यहां पर भी है, यहां पर भी है। एरोमेटिक में भी बेंजीनॉइड है कुछ, नॉन बेंजीनॉइड है कुछ। बेंजीन की तरह रहने वाले ये है। तो हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है इनके ऊपर, और उसमें से भी इसको ही ज्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में। और आगे वाले चैप्टर में कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ कोई तो ग्रुप। इस चैप्टर में सिर्फ बेंजीन, और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले चैप्टर आएंगे या 12th क्लास के चैप्टर आएंगे, बेंजीन के ऊपर ऐसा कोई तो ग्रुप होगा, NH2, OH, ऐसा कोई भी ग्रुप होगा, CHO, उसको हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, मतलब 12th में, राइट। बाकी के बारे में इतनी केमिस्ट्री हमको 11th और 12th में नहीं है। इसके आगे अगर हम नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की बात करेंगे बेंजीन में, पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉमेनक्लेचर में द नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन को ही पेरेंट कंपाउंड समझा जाता है। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मतलब बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन है, these compounds are named by prefixing the substituent to benzene. मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अरे इधर डाई सब्स्टिट्यूटेड क्यों लिया, मोनो। तो देखो ये क्या है, ये है मिथाइल ग्रुप, तो सिंपली क्या कर दिया, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। इसको और एक नाम दिया है टॉलिन, स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं, देखो जरा, टॉलिन, मिथाइल बेंजीन। ये नाम भी आयुपैक ने एक्सेप्ट किए, कुछ कंपाउंड के कुछ नाम डायरेक्टली आयुपैक ने एक्सेप्ट किए, ठीक है। तो याद रहे, एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसे कई कंपाउंड है जिनके कॉमन नेम्स आयुपैक ने एक्सेप्ट किए हैं। तो तुम इसका आयुपैक नेम टॉलिन भी बोल सकते हो या फिर मिथाइल बेंजीन, लेकिन हम यहां पे पढ़ रहे ये, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा, राइट। तो मिथाइल बेंजीन है, वैसे ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन, तो इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्लोरीन और बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन। वैसे अगर इथाइल है तो इथाइल बेंजीन बोलेंगे, बस बहुत ही सिंपल है ये। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर नेम्ड जस्ट प्रीफिक्सिंग द सब्स्टिट्यूएंट टू बेंजीन।
चलो अब मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद हम डाई सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, लेकिन एक बात याद रहे, बेंजीन में जो मोनो सब्स्टिट्यूशन है तो सभी के सभी कार्बन सेम है, तो तुम इधर में CH3 लगाओ या फिर तुम इधर CH3 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आइडेंटिकल ही है, दे आर आइडेंटिकल, ऐसा अलग नहीं है, राइट। घुमा के देखो तो वही मिलेगा। अब बात करेंगे हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, उसमें आइसोमेरिज्म दिखाई देता है। मैंने क्या बोला, मोनो में आइसोमेरिज्म नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये और ये सेम ही है, ये आइसोमर्स नहीं है एक दूसरे के, सो दे आर नॉट आइसोमर्स। लेकिन डाई सब्स्टिट्यूटेड में अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, डाई सब्स्टिट्यूटेड में तुमको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। When two hydrogen atoms are replaced by substituents, 3 positional isomers are possible। देखेंगे, ये देखो, ये कैसा, एक दूसरा ऐसा जिसके बीच में एक कार्बन छोड़ा हुआ है, और तीसरा ऐसा 2 कार्बन बीच में छोड़े हुए, मतलब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। याद रहे, जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो इसका आईयूपैक नेम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है। सिंपल बात है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन को ही पेरेंट समझा गया है। इस पोजीशन को और एक नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, ऐसे पोजीशन को मेटा कहा जाता है, और ऐसी पोजीशन को पैरा कहा जाता है। ऑर्थो को शॉर्ट फॉर्म में ओ लिखा जाता है, ओ डाइक्लोरोबेंजीन। ये 1, 2, 3, ये 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है स्टैंडर्ड आईयूपैक, लेकिन इसको मेटा नाम भी बोला जाता है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसको भी आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया है। ये पूरे याद रहे, आईयूपैक भी नेम है, आईयूपैक के स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर से ये आता है, लेकिन आईयूपैक ने इनको भी एक्सेप्ट किया हुआ है। उसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, उसको यम डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे, मेटा को यम, और वैसे पैरा को पी बोलेंगे। याद रहे, हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा, डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि ऊपर क्लोरीन और बाजू में क्लोरीन, ऑर्थो की डेफिनेशन वो नहीं है। इधर क्लोरीन है और इधर क्लोरीन है तो ये भी ऑर्थो ही है, ऑर्थो ही है, ऑर्थो क्लोरो ही, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ही है। बस बात क्या इंपॉर्टेंट है, ये इमीडिएट कार्बन के ऊपर होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, देखो, एक छोड़ के, बीच में एक कार्बन छोड़ के है तो मेटा बोलते हैं। सो दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, दिस एंड दिस आर सेम। सो जब भी तुम्हारे पास डाई क्लोरो या फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आता है तो उसके 3 आइसोमर तुम्हारे सामने आने चाहिए, ऑर्थो, मेटा और पैरा।